गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और मैं लेकर आई हूं वीडियो जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर। टॉपिक है डिस्टिंक्टिव अप्रोचेस टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। Number 2, to know Weberian approach on political sociology. 3, to know approach of Wilfredo Pareto on political sociology. 4th, to know approach of Gaetano Mosca on political sociology. 5th, to know approach of C. Wright Mills on political sociology. चलिए शुरू करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच से। पहले कार्ल मार्क्स के बारे में हम जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म हुआ था 1818 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। वे जर्मनी के थे। वे दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार सभी थे। साथ ही साथ वे वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा भी थे। कार्ल मार्क्स को अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लिए मुख्य रूप से याद किया जाता है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसका नाम है वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं और वो जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर जो व्यू रखते हैं, उन्हीं के व्यूज़ को हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र का जो मुख्य अनुसंधान क्षेत्र होता है वो होता है आधुनिक राज्य के गठन का अध्ययन। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण पूंजीपतियों के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक समिति के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जो मार्क्सवादी लोग हैं वो कहते हैं कि जो आधुनिक राज्य की जो कार्यपालिका है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है और उनका जो ग्रुप है वो एक तरह से एक समिति है जिनका काम ही होता है पूंजीपतियों के जो मामले होते हैं उनका प्रबंध करना, उनको फेवर करना, उनके अकॉर्डिंग लॉज बनाना ताकि उनका जो पूंजीपतियों का जो बिजनेस है वो अच्छा से चलता रहे। मेन रिसर्च एरिया ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट and in Marxist view the executive of the modern state is nothing but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie। राज्य के बारे में मार्क्स के विचारों को 3 विषयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पूर्व पूंजीवादी राज्यों के ऊपर विचार। दूसरा, पूंजीवादी राज्यों में अर्थात वर्तमान युग। तीसरा, राज्य के बाद या एक की अनुपस्थिति पूंजीवादी समाज में। Marx's idea about the state can be divided into 3 subject areas. First, pre-capitalist state. Second, states in the capitalist era. And third, the state in post-capitalist society. राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत में मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत के रूप में इतिहास के एक आर्थिक व्याख्या के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें उत्पादन की ताकतें लोगों के उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है और उनके उत्पादन संबंध राजनीतिक सहित अन्य सभी संबंधों को निर्धारित करते हैं। तो मार्क्स के अनुसार जो इतिहास है वो इकोनॉमी पे बेस्ड है और उत्पादन की ताकतें
लोगों के उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती हैं और यही उत्पादन जो संबंध होते हैं वो राजनीतिक सहित अन्य सभी संबंधों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि इकोनॉमी कहीं के भी इकोनॉमी को, किसी भी देश के इकोनॉमी को मार्क्स ने बोला है बेस, और उसी के ऊपर टिका होता है सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर में सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के वो आते हैं, जिसमें कि पॉलिटिक्स बेहद ख़ास इंस्टीट्यूशन है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए या चलाने के लिए। इन मार्क्सिस्ट theory of the state, Marxist represents the highest point of conformance of the state theory to an economic interpretation of history in which the forces of production determine people's production relations and their production relations determine all other relations including the political। जैसे कि मार्क्स ने बोला भी था कि अब तक का जितना भी इतिहास है पूरे विश्व का वो ये इकोनॉमिक्स पे ही बेस्ड है। जैसे जब हम लोग अगर एकदम आदि मानव के ज़माने में जाएंगे तो लोग पहले हंटर्स एंड गैदरर्स का सोसाइटी हुआ करता था, जहाँ पे लोग शिकार करके अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों ने खेती करना सीखा, बस्तियाँ बसाना सीखा, रिलेशंस बनाना सीखा, और उसके बाद फिर एक रिलेशंस का वेब बनता चला गया। अगर हम देखेंगे तो हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी में जो रिलेशंस थे वो अलग प्रकार के थे, फ्यूडल सोसाइटी में अलग प्रकार के थे, अभी वर्तमान में अलग प्रकार के हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिलेशंस जो होते हैं अलग प्रकार के होते हैं। जो रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के इकोनॉमी पे बेस्ड होते हैं, और ये जो इकोनॉमी होता है वो किसी भी जगह के वहाँ के पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि सबसे पहले वो तो रिलेशंस को प्रभावित करेगा, और वो जो रिलेशंस होते हैं वो पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। पूंजीपति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए वे राज्य को नियंत्रित करते हैं। यही बात जो भी मैंने यहाँ आपको बताई, इस सिद्धांत में राज्य वर्ग शासन का एक साधन है। द bourgeoisie कंट्रोल द इकोनॉमी, therefore they control the state. In this theory, the state is an instrument of class rule। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में अगर कैपिटलिस्ट दो वर्ग थे, कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, एक जो पूंजीपति थे और दूसरा जो था वो था श्रमिक वर्ग। तो जो जितने भी रिसोर्सेज होते थे वो पूंजीपतियों के पास होते थे, और ये पूंजीपति जो होते थे वो जो वर्कर्स होते थे उनका यूज़ करते थे, उनके श्रम का, उनके लेबर का यूज़ करते थे, और वो और भी ज़्यादा मनी इकट्ठा करते थे और सभी पदों पर वो होते थे और वो नेशन को चलाने का कार्य करते थे। सारे डिसीजन मेकिंग्स जो होते थे उनका काम होता था वो अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए सारे देश को वो नियंत्रण में रखते थे। जैसे कि इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जो मार्क्स ने बोला है कि कोई भी सोसाइटी जो होता है वो दो उसका भाग होता है, एक बेस होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो पिंक कलर में आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो बेस को उन्होंने माना है उस समाज का जो इकोनॉमी होता है वो बेस होता है, और ये जो बेस होता है वो बेस शेप्स सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर में उस समाज के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, फैमिली है, वो उसको एक आकार देता है, और यही सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बेस को फिर मेंटेन करता है। तो इस तरह से किसी मार्क्स का जो दृष्टिकोण है पॉलिटिक्स के ऊपर वो इकोनॉमी से जुड़ा है, और पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है किसी भी देश में। जो मार्क्सवादी है वो ऐसा ही सोचते हैं।
अभी बढ़ेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेबरियन अप्रोच। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर वेबर का क्या, जो वेबर के थ्योरीज़ को जो सपोर्ट करते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो क्या सोचते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेबर कौन थे। वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, ज्यूरिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे, और इनकी कई सारी जो थ्योरीज़ हैं और किताबें हैं वो बहुत ही फेमस हैं। अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वन ऑफ वेबर्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन इज हिज पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन essay. Therein Weber unveils the definition of the state as that entity that possesses a monopoly on the legitimate use of physical force. वेबर के सबसे प्रभावशाली योगदानों में से एक उनका राजनीति एक वोकेशन के रूप में निबंध है। उसमें वेबर उस इकाई के रूप में राज्य की परिभाषा का खुलासा करते हैं जो भौतिक बल के वैध उपयोग पर एकाधिकार रखता है। Weber wrote that politics is the sharing of state's power between various groups and political leaders are those who wield this power. Weber distinguished three ideal types of political leadership. First, charismatic, second, traditional, and third, legal. वेबर ने लिखा है कि राजनीति विभिन्न समूहों के बीच राज्य की शक्ति का बंटवारा है और राजनीतिक नेता वे हैं जो इस शक्ति को मिटाते हैं। वेबर ने तीन आदर्श प्रकार के राजनीतिक नेतृत्व को प्रतिष्ठित किया है। वे हैं करिश्माई, पारंपरिक और कानूनी। जो शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, पावर का जो कॉन्सेप्ट है, और जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये वेबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के का बेस है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी, जो कि जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से पावर, लीडरशिप पे ही बेस्ड है। तो जैसे उन्होंने बताया है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में, जो कि परिवार और धार्मिक जो संस्थान होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी थे, उनको कोई लॉ ने नहीं अधिकार, कोई अथॉरिटी दिया था, बल्कि उनको जनता ने अधिकार दिया था कि, और वो जो थे वो एक करिश्माई लीडर थे। उनके बातों पे, उनके आह्वान पे लोग बड़ी संख्या में लोग आंदोलनों में भाग लेने लगते थे। दूसरा है पारंपरिक अथॉरिटी, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैमिली के अंदर चलता है। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे जनरेशन को ये दिया जाता है। तीसरा है कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल अथॉरिटी। ये जो दिया जाता है ये कानून के तरफ से दिया जाता है, राज्य के तरफ से दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपका ब्यूरोक्रेसी है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर हैं तो उनको गवर्नमेंट के तरफ से अधिकार, अथॉरिटी दिया जाता है कि हाँ आप ये पावर को आप यूज़ कर सकते हैं, वो लीगल होता है। Weber described many ideal types of public administration and government in economy and society. Bureaucratization of society became one of the most enduring part of his work. वेबर ने अर्थव्यवस्था और समाज में कई प्रकार के सार्वजनिक प्रशासन और सरकार का वर्णन किया है। समाज का नौकरशाही
उनके काम के सबसे स्थायी हिस्सों में से एक बन गया है। जो ब्यूरोक्रेसी था वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला जो फीचर है ब्यूरोक्रेसी का वो है हायरार्की, दूसरा है डिवीज़न ऑफ लेबर, तीसरा है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, चौथा है ऑफिशियल रिकॉर्ड, पांचवा है इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, छठा है फॉर्मल सिलेक्शन। जैसे जब ब्यूरोक्रेसी होती है तो उसमें एक पद सोपान होता है। पद सोपान यानी पहले ऊपर का अफसर होगा, उसके पास ज़्यादा पावर होगा, फिर उसके निचला अफसर होगा, उसके पास थोड़ा कम होगा, और नीचे वाले को ऊपर वाले की बातें, ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, जो श्रम का जो विभाजन है वो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मल सिलेक्शन, तो जो सिलेक्शन का जो होता है वो स्पेशलाइजेशन के आधार पे ही लिया जाता है कि हाँ, अगर किसी को कंप्यूटर आता है तो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया जाता है, कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड ही उसको कार्य दिया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्य में जो होता है वो फॉर्मल सिलेक्शन भी होता है एग्ज़ाम्स के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू, और मतलब श्रम का विभाजन भी होता है। एक ही इंसान से हर तरह के कार्य नहीं लिए जाते हैं। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप अपनी मर्जी के से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आज़ादी से पहले अगर कोई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जजमानी सिस्टम ही था, तो किसी भी मज़दूर से कार्य लिया जाता था, कभी उसको पेमेंट करते थे, कभी नहीं करते थे। तो यहाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे हर चीज़ रूल से होता है। बदले में आपको कुछ दिया जाता है और बदले में आप नियम के अनुसार कार्य करके आप देते हैं सरकार को। ऑफिशियल रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है कोई भी कार्य का। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बनता है। अब हम लोग तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर विल्फ्रेडो पैरेटो का क्या व्यू है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जो विल्फ्रेडो पैरेटो थे, उनका जो जन्म हुआ था 1848 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 में हो गई थी। ये इटली के थे। ये इंजीनियर थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक शास्त्री थे और दार्शनिक भी थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो भी योगदान दिया वो बहुत ही सराहनीय है। पैरेटो emphasized the psychological and intellectual superiority of elites, believing that they were the highest accomplishers in any field. He discussed the existence of two types of elite. First, governing elites. Second, non-governing elites. He also extended the idea that a whole elite can be replaced by a new one, and how one can circulate from being elite to non-elite. पैरेटो ने एलीट के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक श्रेष्ठता पर जोर दिया। वह यह मानते हैं कि एलीट किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। उन्होंने दो प्रकार के कुलीनों के अस्तित्व पर चर्चा की है। पहला शासी अभिजात वर्ग, दूसरा गैर शासी अभिजात वर्ग। उन्होंने इस विचार को भी बढ़ावा दिया है कि एक पूरे अभिजात वर्ग को एक नए अभिजात वर्ग से बदला जा सकता है और एक अभिजात वर्ग से गैर अभिजात वर्ग में कैसे परिचालित किया जा सकता है। ये बेसिकली होता है जो सोशल मूवमेंट जो चलते हैं या जो क्रांतियाँ जो होती हैं, रेवोल्यूशंस जो होते हैं, उसके थ्रू ये अदला बदली होती है। जो अगर कोई अभिजात वर्ग में है तो वो कल रेवोल्यूशन या क्रांति के या आंदोलन के बाद गैर अभिजात वर्ग में भी जा सकता है, या फिर अगर वो अपना बौद्धिक श्रेष्ठता को खो देता है तो वो फिर
गैर अभिजात वर्ग में चला जाता है, क्योंकि पैरेटो के अनुसार मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक श्रेष्ठता का होना बहुत ही ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक श्रेष्ठता होगी तभी वो इंसान अभिजात वर्ग में रह सकता है, अन्यथा वह गैर अभिजात वर्ग में चला जाएगा। पैरेटो gave the elite theory. Pareto emphasized the psychological and intellectual superiority of elites, believing that they were the highest accomplishers of any field. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अभी मॉस्का के बारे में पढ़ते हैं कि मॉस्का का क्या व्यू था पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर। वो इटली से थे, वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, पब्लिक सर्वेंट थे। वो जो उन्होंने एलीट थ्योरी डेवलप किया, मॉस्का emphasized the sociological and personal characteristics of elites. He said elites are an organized minority and that the masses are an unorganized majority. मॉस्का के अनुसार कुलीन वर्ग के सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि संभ्रांत एक संगठित अल्पसंख्यक हैं और जनता एक असंगठित बहुमत है। मतलब कि जो एलीट वर्ग से आते हैं वो कम लोग होते हैं, काफ़ी कम लोग ही वो श्रेष्ठता हासिल कर पाते हैं, और जो मेजॉरिटी जो होती है, जो जनता के अंतर्गत आती है, वो उस श्रेष्ठता तक नहीं पहुंचती, इसीलिए वो असंगठित होती है और साथ ही साथ वो बहुमत में भी होती है। और जो एलीट होता है वो संगठित होता है और अल्पसंख्यक होता है। The ruling class is composed of the ruling elite and sub-elite. He divided the world into two groups. First, political class and second, non-political class. शासक वर्ग, शासक अभिजात वर्ग और उपकुलीन वर्ग से बना हुआ है। मॉस्का कहते हैं कि दुनिया दो समूहों में विभाजित हो सकती है, पहला राजनैतिक वर्ग, दूसरा गैर राजनैतिक वर्ग। जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो पहला वर्ग है पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास जो पॉलिटिक्स से संबंधित लोग हैं, हर देश के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो लोग पॉलिटिकल क्लास में आएंगे। और दूसरा नॉन पॉलिटिकल क्लास, जो राजनीति को छोड़ करके अन्य कामों में लगे होते हैं। Mosca asserts that elites have an intellectual, moral and material superiority that is highly esteemed and influential. मॉस्का का दावा है कि अभिजात वर्ग में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक श्रेष्ठता है जो अत्यधिक सम्मानित और प्रभावशाली है। अब हम लोग अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सी राइट मिल्स का क्या अप्रोच है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर। सी राइट मिल्स जो है, उनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 में। ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और सोशियोलॉजी के ही प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ये तस्वीर है सी राइट मिल्स की। मिल्स के अनुसार पावर इलीट वे हैं जो एक प्रमुख देश के प्रमुख संस्थानों, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक में प्रमुख पदों पर कब्जा कर लेते हैं और उनके फैसलों या फैसलों की कमी के बहुत बड़े परिणाम होते हैं। यह न केवल अमेरिका की जनसंख्या के लिए अपितु दुनिया की अंतर्निहित आबादी के लिए
महत्वपूर्ण होता है। According to Mills, the power elite are those that occupy the dominant positions in the dominant institutions, military, economic, and political, of a dominant country, and their decisions or lack of decisions have enormous consequences not only for the US population but the underlying populations of the world. इसका अर्थ यही है, पावर एलीट वे लोग हैं जो प्रमुख देश, जो बड़े बड़े देश हैं, उनका जो प्रमुख पद है, जैसे प्रमुख पद के तौर पे मिल्स ने बोला है मिलिट्री के पदों को, इकोनॉमिक जो उच्च पद होते हैं उसको, पॉलिटिकल पदों को उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। और ये जो तीनों जो पद हैं होते हैं किसी भी प्रमुख मतलब बड़े राष्ट्र के लिए, डेवलप्ड नेशन का, उसमें ये जो पावर एलीट्स जो होते हैं वो प्रमुख पदों पर कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम दे के आते होंगे, कंपटीशन के थ्रू जाते होंगे, पर वो लोग जो उस पद पे होते हैं वे पावर एलीट कहलाते हैं। और उनका डिसीजन करना या डिसीजन ना करना दोनों का ही बहुत लार्ज पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे परिणाम निकल कर सामने आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई उच्च सैन्य अधिकारी है या फिर अगर कोई बड़ा नेता है यूएस का ही और उसने बोला कि अच्छा वॉर होगा, तो वॉर अगर होता है तो फिर उसका कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है। या फिर अगर वॉर नहीं होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेररिज्म के अगेंस्ट अगर वॉर नहीं करवा रहे हैं तो टेररिज्म बढ़ता जाएगा। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर करवा देते हैं तो उसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। तो दोनों का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव डालता है पूरे के पूरे दुनिया पे। तो ये बातें जो हैं वो सी राइट मिल्स ने बोली। मिल्स बताते हैं कि कुलीन वर्ग खुद को एक कुलीन के रूप में अपनी स्थिति से अवगत नहीं होता। वे देखते हैं कि कुलीन वर्ग अक्सर वे अपनी भूमिकाओं के बारे में अनिश्चित होते हैं और बिना सचेत प्रयास के वे होने की आकांक्षा को अवशोषित करते हैं। मिल्स कुलीन वर्ग को एक अर्ध वंशानुगत जाति के रूप में देखते हैं। सी राइट मिल्स बोलते हैं कि जो कुलीन वर्ग होता है वो खुद भी कभी कभी अपने को कुलीन वर्ग के जो मतलब प्रभाव होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके डिसीजंस के, वो उनसे अवगत नहीं होता है क्योंकि वो अपनी भूमिकाओं के बारे में अनिश्चित होते हैं और कभी कभी वे बिना सचेत प्रयास के ही वो रिजल्ट्स की कामना करते हैं या आकांक्षा करते हैं। और मिल्स जो हैं इनको ये वंश के आधार पे तो नहीं है लेकिन अर्ध वंशानुगत जाति के रूप में देखते हैं। Mills explains that the elite themselves may not be aware of their status as an elite. This is because often they are uncertain about their roles and without conscious effort they absorb the aspirations to be. Mills see elite group as a quasi-hereditary. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।